नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। ट्रंप से मिलने पहुंच गए मोदी और अब सबसे बड़ा धमाका होने वाला है बॉस। आज उसके बारे में बताऊंगा। पीएम मोदी और ट्रंप की डील तय। भारत विरोधी इकोसिस्टम को निपटाने का प्लान तैयार हो गया है क्या? डीप स्टेट से पैसा लेकर देश में आग लगाने वाले एजेंडाधारी और फर्जी पत्रकारों की लिस्ट आ गई है क्या? आज इस पर भी बात होगी। अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की वो भव्य तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपका भी मन गदगद हो जाएगा कि क्या भारत को सम्मान मिल रहा है। संसद में मोदी सरकार की डबल स्ट्राइक। एक साथ दो ऐसे बिल आए कि हड़कंप मच गया। इंडी वाले छाती पीटते रह गए। मोदी ने वक्फ कानून में बड़ा बदलाव कर दिया क्या? पहले 12 लाख की छूट, अब नया इनकम टैक्स बिल। मोदी मिडिल क्लास के लिए अब क्या नया गिफ्ट लाए हैं वो भी बताऊंगा। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। शादी में ऐसा कौन सा बिन बुलाया मेहमान आ गया कि दूल्हा दुल्हन सब भाग खड़े हो गए। वो मेहमान जिसे बेहोश करने के बाद ही शादी पूरी हो पाई, आज उसके बारे में बताऊंगा। और फिर आरएसएस ने 150 करोड़ का दफ्तर बनाया। इतना पैसा कहां से आया? सच सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संघ के हेडक्वार्टर को शीश महल बताने वालों की ऐसी क्लास लगेगी कि झूठ फैलाना भूल जाएंगे। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मणिपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था, जिसके बाद नए सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया था। 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव चल रहा है। दोनों समुदायों के बीच हुई हिंसा में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी के बाद से बीरेन सिंह पर इस्तीफा देने का दबाव बना हुआ था। आज राष्ट्रपति शासन लग गया। दिल्ली में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों में से ही किसी को सीएम बनाया जाएगा। 16 फरवरी को पीएम मोदी के विदेश से लौटने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना पर मुहर लग सकती है, जबकि यमुना की सफाई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनसे पुलिस की जांच में शामिल होने के लिए कहा है, जिसके बाद आज शाम को अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल होने के लिए जामिया नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। अमानतुल्लाह खान पर जामिया नगर में पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप। प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक बार फिर आग लग गई। जानकारी के मुताबिक रिजर्व पुलिस लाइन में आग लगी थी। नागवा सूखी इलाके में शिविर में आग लगने के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सेक्टर 6 में आग के चलते 4 टेंट और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर फाइटर जेट क्रैश हो गया। अमेरिकी नौसेना का विमान EA-18G क्रैश होकर सीधे सैन डिएगो खाड़ी में जा गिरा। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 2 पायलट्स को बचा लिया गया। इससे पहले अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट क्रैश हुआ। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ट्रंप से मिलने पहुंच गए मोदी। अब कौन सा सबसे बड़ा धमाका होने वाला है? पीएम मोदी और ट्रंप की डील तय। भारत विरोधी इकोसिस्टम को निपटाने का प्लान तैयार हो गया है क्या? डीप स्टेट से पैसा लेकर देश में आग लगाने वाले एजेंडाधारी और फर्जी पत्रकारों की लिस्ट आ गई है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। साल 2025 के सबसे बड़े धमाके का वक्त आ गया है बॉस। मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच गए हैं और आज जो होने वाला है उसने वैसे तो कईयों की नींद ऑलरेडी उड़ा रखी है, लेकिन रात को 2:30 बजे जब आधी दुनिया सो रही होगी, तब डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। यह धमाका होने वाला है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में। अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर फिर से बैठने के बाद ट्रंप पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। इस मीटिंग ने डीप स्टेट और भारत विरोधी इकोसिस्टम का खून सुखा रखा है, क्योंकि मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले ही ऐसे ऐसे काम हो गए जिसने हड़कंप मचा के रख दिया है।
खास तौर पर डीप स्टेट के पैसे पर पल रहे उन लोगों की भयंकर रगड़ाई होने वाली है, जो लोग एक इकोसिस्टम बनाकर पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन बॉस, अब मोदी ट्रंप की जोड़ी इन्हें छोड़ेगी नहीं, इन पर कहर बनकर टूटेगी। यह सब कैसे होने वाला है वो आज आपको डिटेल में बताऊं। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे मोदी से मीटिंग से पहले ही माहौल टाइट कर रखा है, मामला सेट कर दिया है। जब नरेंद्र मोदी का प्लेन अमेरिका में लैंड भी नहीं हुआ था, जब नरेंद्र मोदी का प्लेन हवा में ही था, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़े फैसले किए। नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही तुलसी गबार्ड की अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने खुफिया विभाग की पूरी जिम्मेदारी दे दी। और तुलसी गबार्ड अमेरिका की वो हिंदुत्ववादी नेता हैं जो डीप स्टेट का काल मानी जाती है। यानी उधर मोदी का प्लेन लैंड कर रहा था और इधर डीप स्टेट को रगड़ कर रख देने वाली हिंदुत्ववादी तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट हो रहा था कि आज से आपको जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन लगा डाला। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 1.5 घंटे बात की। अब आगे बातचीत शुरू होगी और सब कुछ सही रहा तो यूक्रेन रशिया युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप के दोनों ही फैसले बहुत बड़े हैं और यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि ये दोनों बड़े काम ट्रंप ने मोदी के ठीक अमेरिका पहुंचने के पहले किए। भाई, चाहते तो पुतिन से कभी और बात कर लेते, चाहते तो तुलसी गबार्ड को मोदी के जाने के बाद कहते कि तुम जिम्मेदारी ले लो। लेकिन ये दोनों ही काम की टाइमिंग और मोदी का अमेरिका पहुंचना सब इंटरकनेक्टेड है बॉस। और इसलिए जब पाठशाला में आप इन खबरों को डिटेल में समझेंगे तो समझ पाएंगे कि मोदी और ट्रंप के दिमाग में क्या बड़ा चल रहा है, कैसे भारत विरोधी इकोसिस्टम अब वेंटिलेटर पर जाने वाला है, कैसे एजेंडाधारी से लेकर पत्रकार के नाम पर फर्जी पत्रकारिता करने वाले और डीप स्टेट के पैसे पर पलने वाले फर्जी पत्रकार भी अब एक्सपोज होने वाले हैं। मोदी ट्रंप की मुलाकात क्या क्या बदल कर रख देने वाली है, सब आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कड़कड़ाती ठंड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी गर्मजोशी से कैसा स्वागत हुआ है, जरा उसकी एक झलक देखिए। Excited to be here. We have people who are on crutches and they've braved this great winter and the snow. Modi ji, Modi ji. नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले। मतलब अगर आप घड़ी की सुइयों को मिलाकर बैठिए तो करीब करीब अब से 5.5-6 घंटे बाद ट्रंप और मोदी आमने सामने हो। और उनके मिलने का टाइम आए उससे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों की टाइमिंग देखनी चाहिए, जिससे साफ पता लग रहा है कि ट्रंप और मोदी के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा जिससे डीप स्टेट और भारत विरोधी इकोसिस्टम की लंका लगने के पूरे आसार हैं। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड की पोस्ट कंफर्म कर दी गई। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है और पीएम मोदी से मिलने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड का कॉन्फर्मेशन डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर हुआ। तुलसी गबार्ड डोनाल्ड ट्रंप की बहुत खास है और नरेंद्र मोदी की फैन है। तुलसी गबार्ड अमेरिका की ऐसी नेता हैं जो सनातन की बातें करती हैं और हिंदू धर्म से उनका खास लगाव है। तुलसी गबार्ड भगवत गीता पढ़ती है, हिंदुत्व की बात करती हैं और सबसे बड़ी बात, डीप स्टेट और इकोसिस्टम की जमकर क्लास लगाती है। वैसे तो तुलसी गबार्ड का डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनना तय था, लेकिन उन्हें आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी तब मिली जब नरेंद्र मोदी बस अमेरिका पहुंचने ही वाले थे। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस फैसले का जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, इसका बड़ा मतलब है। पीएम मोदी के आने से पहले तुलसी गबार्ड को बड़ी जिम्मेदारी देकर ट्रंप ने मैसेज दे दिया है कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात डीप स्टेट में आग लगाने वाली। यहां जो लोग टैरिफ का हल्ला मचा रहे हैं वो इसी से सख्ते में आ गए, क्योंकि मोदी और ट्रंप की जोड़ी तो कुछ और ही प्लान कर रही। टैरिफ का मामला नहीं फंसने वाला बॉस, सब सेटल हो जाएगा। लेकिन दोनों देश तभी आगे बढ़ेंगे जब दीमक की तरह दोनों देश को खाने वाला जो इकोसिस्टम है ना, पहले उस दीमक का इलाज हो। और उस दीमक का इलाज शुरू हो गया, उसकी तस्वीरें हैं। आप खुद देखिए कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो सबसे पहली मीटिंग उन्हीं तुलसी गबार्ड से हुई है।
पहली ही मीटिंग से मोदी ट्रंप ने एजेंडा सेट कर दिया। अमेरिका के सारे खुफिया विभाग के अधिकारी तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करते हैं। तुलसी गबार्ड लगातार डीप स्टेट को एक्सपोज करती रहती है। डीप स्टेट का इकोसिस्टम ट्रंप के पीछे पड़ा था। ट्रंप को जीतने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई थी। यही डीप स्टेट, यही इकोसिस्टम भारत में भी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करता है। मोदी को हराना चाहता था, भारत की रफ्तार को रोकना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी डीप स्टेट के सामने दीवार की तरह खड़े रहे। और आपको याद होगा जब मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था इलेक्शन के वक्त कि 4 जून के बाद इस पूरे इकोसिस्टम का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इस डीप स्टेट की खाट खड़ी करने के लिए ही ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस की कमान तुलसी गबार्ड को सौंप दी है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका के डीप स्टेट के खिलाफ लड़ने वाली योद्धा माना जाता है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो डीप स्टेट की कठपुतली नहीं बनेगी। एक बार उनको सुनिए, फिर पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात से कैसे इस देश विरोधी इकोसिस्टम को झटका लगा है वो भी बताऊंगा। Accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet. The same tactic was used against President Trump and failed. The fact is, what truly unsettles my political opponents is I refuse to be their puppet. यानी तुलसी गबार्ड खुलकर बोलती है बॉस। वो कह रही हैं कि तुम लोगों की कठपुतली नहीं बन रही, यही तुमको दिक्कत है, इसलिए कभी मोदी का पपेट बताते हो, कभी ट्रंप की कठपुतली बताते हो। तुलसी गबार्ड डीप स्टेट और इकोसिस्टम की बैंड बजाने वाली है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि यह सीधे तौर पर डीप स्टेट के इकोसिस्टम पर असर डालेगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया कि पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक बात हुई है। इसमें आतंकवाद शामिल है, साइबर सिक्योरिटी और उभरते हुए खतरों में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं और अगर अमेरिका भारत के साथ खुफिया जानकारियां साझा करता है तो इससे भारत विरोधी ताकतों को रोकने में मदद मिल सकती है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात का क्या इंपैक्ट होगा उसकी कुछ झलक आपको दिखाता हूं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। भाई, पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात का बड़ा इंपैक्ट दिखेगा मुंबई अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने में। इसमें और कामयाबी मिलेगी। तहव्वुर राणा मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल है। भारत लंबे वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। इसके अलावा खालिस्तानी पन्नू पर भी अमेरिका सख्ती दिखा सकता है। अमेरिका से ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कस सकता है। भारतीय एजेंसियां अपराधियों की लिस्ट अमेरिका को सौंप सकती हैं। ये पन्नू उन्नू को दो भाई, इसका तमाशा बंद करें। और लिस्ट में लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई समेत 10 गैंगस्टर भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप तो उन लोगों में मचा होगा जो लोग डीप स्टेट से पैसा लेकर भारत में आग लगाने का एजेंडा चलाते हैं। और इनमें फर्जी पत्रकार भी है जो खुद को पत्रकार बताते हैं लेकिन भारत को बदनाम करना, भारत की विकास की रफ्तार को रोकना, किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना ताकि भारत की रफ्तार रुके, यह इनका एजेंडा रहा है। इसमें नेता भी हैं, बुद्धिजीवी भी। अमेरिका में जब से ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं उन्होंने यूएसएड जैसी संस्थाओं को रगड़ कर रख दिया, क्योंकि यूएसएड जैसी संस्थाएं अमेरिका का पैसा उन लोगों पर उड़ाती हैं जो लोग दूसरे देशों में आग लगाने का काम करते हैं। यूएसएड को लेकर नए नए खुलासे भारत में भी हो रहे हैं। जैसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो संसद में यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बात कह दी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यूएसएड से भारत विरोधी ताकतों को फंडिंग मिल रही थी। राजीव गांधी फाउंडेशन को यूएसएड ने पैसा दिया, यह आरोप लगा। देश के कई पत्रकारों को भी इसी यूएसएड से फंड मिला है, यह भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को यूएसएड से फंडिंग मिली। यूएसएड से जॉर्ज सोरोस को भी 5000 करोड़ की फंडिंग मिली है, यह भी आरोप लगा। सोरोस ने इस पैसे का इस्तेमाल भारत को तोड़ने के लिए किया गया है, इसका भी बहुत गंभीर आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि ट्रंप सरकार तो यूएसएड की जांच कर रही है, भारत सरकार भी इसकी जांच करेगी। और इसलिए मैंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी तुलसी गबार्ड से मिल रहे हैं तो बॉस उन सारे लोगों की लिस्ट निकलेगी जो पैसा खाकर अपने देश को बेच रहे हैं। सुनिए निशिकांत दुबे को, फिर आगे की बात बताता हूं।
देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमाती के नाम पर और इकोनॉमिक्स के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों को यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच। यानी आप सोचिए कि यूएसएड की मदद से डीप स्टेट ने भारत में अपनी फौज तैयार कर ली है, जो लगातार भारत की छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। चाहे कोविड के दौरान भारत के कोलैप्स होने का फेक नैरेटिव हो, या फिर कोविड की स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ बातें हो, या फिर कोविड से मौत के आंकड़ों की बात करके कोविड से लड़ाई के खिलाफ दुष्प्रचार करना हो, अग्निवीर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, सरकार विरोधी आंदोलन हो, कुछ स्वघोषित कथित पत्रकार लगातार माहौल खराब करने में जुटे रहे। भारत की कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया, मोदी सरकार के कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठे। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई तो उस पर भी सवाल उठा दिया कि यह प्रभावी नहीं है, विदेशी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है। अब इन सारे लोगों के बारे में जनता तो जान ही रही है, समझ रही है कि इनका एजेंडा कहां से कौन सेट करता है, लेकिन अब बकायदा नाम भी निकल कर आएगा कि किसको कहां पैसा मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। सुनिए निशिकांत दुबे, उन्होंने फर्जी एजेंडाधारी पत्रकारों के बारे में क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी को चुनाव में हराने के लिए डीप स्टेट ने भी साजिश की थी, उसका भी पर्दाफाश होगा। एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ईमानदार पत्रकारिता के नाम पर, लेफ्ट पत्रकारिता के नाम पर, एंटी मोदी पत्रकारिता के नाम पर कौन से लोग हैं जो विदेशी ताकतों के साथ पैसे लेकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए और भारत के प्रधानमंत्री जी की इमेज को चौपट करने के लिए लगे रहे, उन सबों का खुलासा हुआ है। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कारनामों की पोल अब खुल रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंज ने यूएसएड के जरिए हो रही साजिशों के बारे में खुलकर बताया। माइक बेंज 2020 से 2021 तक अमेरिकी विदेश विभाग में उप सचिव थे। माइक बेंज के खुलासों के बाद तो हंगामा मच गया। माइक बेंज ने बताया कि यूएसएड के जरिए अमेरिका ने भारत की आंतरिक राजनीति में दखल दिया। 2019 के चुनाव में यूएसएड ने बीजेपी को चुनाव हराने के लिए फंडिंग की थी। यूएसएड ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनावी नैरेटिव तैयार किया। यूएसएड ने सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक कंटेंट पर रोक लगाने की भी कोशिश की थी। माइक बेंज ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी कंपनियों पर अमेरिकी विदेश विभाग ने दबाव डाला था जिससे मोदी समर्थक कंटेंट को रोका जा सके। व्हाट्सएप की मैसेज फॉरवर्डिंग सीमा को जनवरी 2019 में कम करना भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया गया। बॉस, ये भाई साहब तो तब का बता रहे हैं जब वो उस समय कार्यकाल में थे। मैं तो आपको इस पिछले चुनाव का बता रहा हूं। हम में से कई पत्रकारों ने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ कंटेंट को रोका जा रहा था और कुछ कंटेंट को बिना सिर पैर के प्रमोट किया जा रहा था अलग अलग कंपनियों के जरिए, चाहे यूट्यूब हो, दूसरी कंपनियां हो, ट्विटर वगैरह वगैरह जो भी हो, बॉस वो बहुत अलार्मिंग था, बहुत अलार्मिंग था। और अब वो सब राज खुलेगा। यूएसएड का मकसद अलग अलग देशों में सरकार विरोधी आंदोलनों को फंड करना, सरकारों को अस्थिर करना है, जिससे डीप स्टेट को फायदा हो सके। बांग्लादेश का उदाहरण सामने है, जहां डीप स्टेट सरकार को गिराने में सफल रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए कितने बड़े स्केल पर प्लानिंग और फंडिंग हुई थी, इसके बारे में माइक बेंज ने खुलासा किया। माइक बेंज ने एक इंटरव्यू में बताया कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को गिराने के लिए यूएसएड और उससे जुड़े संगठनों ने मिलकर काम किया। बांग्लादेश में लोगों के अंदर सरकार विरोधी सेंटिमेंट पैदा किया गया। सरकार विरोधी माहौल बनाने के लिए रैप म्यूजिक ग्रुप को फंडिंग हुई। ऐसे गाने बनवाए गए जिससे माहौल खराब हो, लोग सड़कों पर आ जाएं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बनाने में इन गानों का बड़ा योगदान है। यूएसएड और अन्य संगठनों ने सेना, आतंकियों, अपराधियों तक को पैसा दिया। समाज के लोगों में नफरत पैदा करने के लिए पैसा दिया गया। यानी बांग्लादेश में जिस आंदोलन को लोग छात्रों का आंदोलन समझ रहे थे, वो यूएसएड और डीप स्टेट के संगठनों की प्लानिंग का नतीजा था। और वहां शेख हसीना की सरकार गिर गई। आंदोलन में कई लोग मारे गए और उसकी जिम्मेदारी भी शेख हसीना पर डाल दी गई। यह मत सोचिए बॉस, ये भारत में ये लोग ये करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये सफल नहीं हो रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन प्रयास तो हो रहा है। और अपने आसपास जो जो होता है ना, अब उसको इस चश्मे से देखिए, इस नजरिए से देखिए, तो आपको समझ में आएगा
कि कैसे एक पूरा टूल किट आता है और इकोसिस्टम एक्टिव होता है, उसमें खर्चा पैसा कहां से उड़ रहा है सब समझ में आएगा आपको। बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिका में यूएस एड के जरिए जो खेल हुआ उससे ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था। फिर सत्ता संभालते ही ट्रंप ने बांग्लादेश में अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहे डीप स्टेट की फंडिंग रोक दी, यूएस एड पर ब्रेक लगा दिया कि अरे यार तुम मेरा पैसा लेके और इधर उधर जो है पैसा खर्च कर रहे हो दूसरी देश की सरकारें गिराने में। और आप बताइए, जॉर्ज सोरोस इतना अरबपति आदमी, उसको भी ये लोग फंड कर रहे हैं। वो अपने पैसे से मोदी को नहीं हटाना चाहता है, वो भी अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा लेके यूएस एड से कह रहा है कि हम इधर पंप करेंगे और मोदी को हराएंगे। ये माहौल है इन लोगों का। अब जब पीएम मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो बांग्लादेश पर भी बात होने की संभावना है, क्योंकि दोनों ही नेता बांग्लादेश में यूनुस सरकार से भयंकर नाराज हैं। दोनों ही मोहम्मद यूनुस को डबल डोज देने वाले हैं, यानी बाइडेन सरकार में साजिश के तहत जो तख्ता पलट हुआ था उसे मोदी ट्रंप की जोड़ी फिर से ठीक करने का प्रयास करेगी। यूएस एड की फंडिंग पर ट्रंप ने रोक लगा दी है। यूएस एड की स्थापना 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी और इसका काम दुनिया के अलग अलग देशों में संकट के समय मदद करना था। लेकिन यूएस एड किस तरह से सरकारों को गिराने और अस्थिर करने के काम करने लगा वो आपको बताता हूं। यूएस एड ने सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 2361 करोड़ रुपए की फंडिंग की। ओसीसीआरपी संस्था को 58 करोड़ रुपए की फंडिंग की। ओसीसीआरपी में जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन भी फंड करता है। ओसीसीआरपी भारत विरोधी नीति की वजह से चर्चा में रहता है। बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन को फंड किया। बांग्लादेश में छात्रों के संगठनों को यूएस एड से मोटा पैसा मिला। इसी आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार गिरी थी। नेपाल में नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए लाखों डॉलर की फंडिंग हुई। एथिस्ट आंदोलन के बाद नेपाल को हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर देश बना दिया गया। इसी सब को मोदी ट्रंप मिलकर रोक रहे हैं और डीप स्टेट के खिलाफ वॉर छेड़ दिए। एक तरफ पीएम मोदी डीप स्टेट की क्लास लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके निशाने पर कनाडा और अमेरिका में पनप रहा खालिस्तानी नेटवर्क भी है। और इसलिए अब से कुछ घंटे बाद मोदी ट्रंप मिलेंगे तो बॉस बहुतों की क्लास लगनी है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी पीएम मोदी अमेरिका में अहम मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी अमेरिका के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मिलने वाले हैं। पीएम मोदी से मिलने के लिए एनएसए पहुंच चुके हैं। एनएसए माइकल वॉल्ट्ज वो व्यक्ति है, एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जैसे अपने अजीत डोवाल हैं तो अमेरिका में माइकल वॉल्ट्ज हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो चीन के खिलाफ ज्यादा आक्रामक नीति के पक्षधर हैं, जो आतंकवाद पर पाकिस्तान की क्लास लगा चुके हैं, जो खालिस्तान समर्थक संगठनों की निंदा कर चुके हैं और भारतीय कॉन्सुलेट के सामने खालिस्तान समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ बोल चुके हैं। एनएसए माइकल वॉल्ट्ज अमेरिका के वॉर वेटरन हैं, यानी कई युद्ध में शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं। इंडिया कॉकस अमेरिकी सांसदों का एक समूह है जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने की पैरवी करता है। माइकल वॉल्ट्ज भारत के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं, भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने की वकालत करते हैं। वॉल्ट्ज कह चुके हैं कि 21वीं सदी में भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार होगा। साल 2023 में अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण था और इस भाषण की व्यवस्था वॉल्ट्ज के पास थी। वॉल्ट्ज साल 2023 में भारत भी आए थे, स्वतंत्रता दिवस परेड में हिस्सा लिया था और पीएम मोदी से अलग से मुलाकात भी की थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप की टीम एक तरीके से ऐसे लोगों से बनी हुई है जो भारत की भी टीम कहिए तो गलत नहीं होगा। अमेरिका में एनएसए राष्ट्रपति के टॉप एडवाइजर में से एक होता है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को शेप देने में एनएसए की अहम भूमिका होती है। जब ट्रंप ने माइकल वॉल्ट्ज को एनएसए बनाया था तभी यह कहा जा रहा था कि माइकल वॉल्ट्ज की नियुक्ति से भारत को फायदा होगा। माइकल वॉल्ट्ज चीन और कनाडा से भारत के मौजूदा विवादों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। माइकल वॉल्ट्ज की नियुक्ति करके ट्रंप ने कनाडा को भी भारत के खिलाफ कूल डाउन होने के संदेश दिए थे कि थोड़ा थांबा, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। माइकल वॉल्ट्ज के आने से जस्टिन ट्रूडो को यह मैसेज चला गया था कि आप भारत से न उलझो, दूर रहो, और वैसा ही हुआ। ट्रंप के आने से पहले ही जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी चली गई। खालिस्तानियों पर कनाडा के सुर बदल गए। कनाडा की जांच रिपोर्ट में भारत के खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिला और यह तो तब हुआ जब ट्रंप ने कुर्सी संभाली नहीं थी। अब आज मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो सोचिए क्या क्या होगा। मोदी और ट्रंप की मीटिंग से पहले ही डीप स्टेट की कुछ दुकानों पर तो ताले लग गए। जो बचे हैं उनकी फाइल मोदी और ट्रंप मिलकर निपटा देंगे। लेकिन ट्रंप के लिए एक चैलेंज ऐसा है जिसमें उन्हें पीएम मोदी का साथ चाहिए। इसलिए जब पीएम मोदी का प्लेन अमेरिका में लैंड करने वाला था उससे ठीक पहले ट्रंप ने अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा दांव खेल दिया। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने पुतिन को फोन घुमा दिया।
दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बात चली। दोनों नेताओं ने युद्ध रोकने के प्लान पर आगे बढ़ने का फैसला किया। पुतिन ने तो ट्रंप को रूस आने का न्योता भी दे दिया। ट्रंप ने भी बताया कि वो जल्द ही सऊदी अरब में पुतिन से मिल सकते हैं। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव में बार बार कहा था कि वो राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप कहते रहे हैं कि वो अमेरिका के संसाधनों को युद्ध में बर्बाद नहीं होने देंगे। ट्रंप ये जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो बॉस दुनिया में उनका ही डंका बजेगा, और इसलिए ट्रंप के लिए सबसे बड़ा काम है जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ये भी जानते हैं कि अकेले ये काम करना बहुत मुश्किल है, और जिस नेता की उन्हें जरूरत है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के साथ लिए बिना वो ये युद्ध शायद ही रुकवा पाए। और इसलिए आप ट्रंप और पुतिन की बातचीत की टाइमिंग देखिए। इधर पीएम मोदी अमेरिका में लैंड करने वाला था उनका प्लेन, और वहां ट्रंप ने पुतिन को फोन लगा दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ट्रंप ने पुतिन को कॉल करने के लिए ऐसा वक्त चुना जब पीएम मोदी अमेरिका बस पहुंचने वाले थे। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलेंगे तो दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हो सकती है। ट्रंप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि पुतिन और मोदी अच्छे दोस्त हैं, और रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत करके युद्ध को रोकने के लिए पहला कदम तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके आगे क्या होगा? सिर्फ पुतिन से बात करने से युद्ध नहीं रुक जाएगा। उन्हें युद्ध रोकने के लिए एक प्लान चाहिए, एक रणनीति चाहिए, पुतिन से डील करने की स्ट्रैटेजी चाहिए। और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि ट्रंप पीएम मोदी से इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। यहां एक और बात भी ध्यान देने वाली है कि ट्रंप इजरायल युद्ध भी रोकना चाहते हैं। पीएम मोदी के आने से पहले ट्रंप ने हमास के भी सारे बंधकों को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। यानी आप देखिए कि इधर मोदी और ट्रंप मिलने वाले हैं, और उधर इसी टाइमिंग के बीच ट्रंप बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। मतलब ट्रंप के पास तो इस वक्त सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। उन्होंने चीन से टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, हमास को धमकी दे दी है कि सैटरडे 12:30 बजे तक सबको छोड़ो, नहीं तो नरक मचा दूंगा। पुतिन से डील करनी है। यानी ट्रंप भयंकर फंसे हुए हैं। लेकिन इसके बीच भी उन्होंने पीएम मोदी से मिलने के लिए वक्त निकाला, उन्हें व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया, क्योंकि ट्रंप समझते हैं कि बिना भारत के, बिना मोदी के इस वक्त दुनिया में आगे बढ़ना मुश्किल है। ट्रंप इतने बिजी हैं तो वो पीएम मोदी से बाद में भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि जितना जरूरी उनके लिए चीन से लड़ना, यूक्रेन युद्ध रोकना, ये सब कुछ है, उतना ही जरूरी पीएम मोदी से मिलना है। और आप इसी से अमेरिका और भारत के रिश्तों की अहमियत समझ सकते हैं। आप इसी से पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी की जुगलबंदी समझ सकते हैं कि ट्रंप ने अपने सबसे क्रूशियल टाइम में अमेरिका के पुराने सहयोगियों को याद करने के बजाय पीएम मोदी को मिलने के लिए न्योता भेजा। और यह मुलाकात अब से बस कुछ ही घंटों में होने वाली है, और इस मुलाकात का एक एक चैप्टर, एक एक डिटेल के साथ वाला चैप्टर कल लेकर आऊंगा पाठशाला। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, संसद में मोदी सरकार की डबल स्ट्राइक। एक साथ दो ऐसे बिल लाए कि हड़कंप मच गया। इंडी वाले छाती पीटते रह गए। मोदी ने वक्फ कानून में कौन सा बड़ा बदलाव कर दिया? पहले 12 लाख की छूट, अब नया इनकम टैक्स बिल। मोदी मिडिल क्लास के लिए अब कौन सा गिफ्ट लाए हैं? अब इसका चैप्टर। एक तरफ नरेंद्र मोदी दुनिया के समीकरण सेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में भी बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि आज संसद में मोदी सरकार ने ऐसी डबल स्ट्राइक कर दी, एक साथ दो ऐसे बिल ले आए कि हड़कंप मच गया। इसे देखकर पूरा इंडी गठबंधन छाती पीटने लगा। आज संसद में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए। एक वक्फ संशोधन बिल जिस पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की गई, और नया इनकम टैक्स बिल भी आज पेश कर दिया गया। इस पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट का खुलकर विरोध किया गया, जबकि जेपीसी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, विपक्ष के कई सांसद खुद सदस्य थे। वक्फ में संशोधन की डिमांड लंबे समय से हो रही है। वक्फ की संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए उसमें संशोधन किए गए, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। इसके बाद बिल जेपीसी में गया। अब जेपीसी की रिपोर्ट आई तो उस पर भी हंगामा कर रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष के नेता हंगामा करते रहे और खुद को ही एक्सपोज करते रहे, क्योंकि इसी बीच मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने वाला इनकम टैक्स बिल भी पेश कर दिया। यानी विपक्ष अपनी, आप एक तरीके से कहिए कि एक वर्ग विशेष की जो पॉलिटिक्स है उसी में फंसा रहा, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में फंसा रहा, और मोदी सरकार अपना काम करती रही।
आज संसद में वक्फ संशोधन बिल की जेपीसी रिपोर्ट पर किस तरह से हंगामा हुआ, उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी डिटेल बताता हूं। संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आज संसद में पेश हो गई। लोकसभा में जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की, तो राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। लेकिन पहले से ही वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटी कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने दोनों सदन में जेपीसी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। जेपीसी रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने से पहले ही विपक्ष के नेता बवाल मचाने में जुट गए कि फाइनल रिपोर्ट से उनके डिसेंट नोट यानी आपत्तियों को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष के इन आरोपों का सच भी सरकार ने बताया। विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने क्या कहा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले सुनिए कि किस तरह राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को ही फर्जी बता दिया। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है। तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। लोकसभा में राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट पर आज लगातार हंगामा हुआ। कभी विपक्ष ने वॉकआउट किया, कभी हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस सब के बीच दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। जैसे विपक्ष ने आरोप लगाया कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष के इस आरोप को सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सारी जमीनों को हथियाना है, जिस पर सरकार ने कहा कि विपक्ष संसद और देश को गुमराह कर रहा है। विपक्ष ने दावा किया कि वो देश के सारे धर्मों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिस पर सरकार ने साफ किया कि वक्फ बोर्ड की मनमानी और नहीं चलने देगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जेपीसी रिपोर्ट से उनकी बातों को हटा दिया गया है, जिस पर सरकार ने साफ किया कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं हटाया गया। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष को यह ऑफर भी दिया कि अगर वो जेपीसी रिपोर्ट में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बीजेपी उसका विरोध नहीं करेगी। सुनिए वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा में अमित शाह और राज्यसभा में किरण रिजिजू ने क्या जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. हालांकि सरकार की सफाई का विपक्ष पर कोई असर पड़ा नहीं। संसद में हंगामे के बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और गौरव गोगोई और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए वक्त मांगा और पहुंच गए। विपक्ष के नेताओं ने शिकायत की कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को जगह नहीं दी गई है। जेपीसी रिपोर्ट पर इन लोगों को सुनिए, इसके बाद वक्फ बिल पर बवाल की असल वजह बताऊंगा। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं,
असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। पूरे देश में चर्चा है कि वक्फ के नाम पर कितनों की जमीन जो है वो हड़प ली जा रही है या उस पर दावा ठोक दिया जा रहा है। लेकिन इन नेताओं को अपनी सियासी जमीन की चिंता है कि कहीं मुस्लिम वोट चला गया तो उसका क्या हो, और इसलिए विरोध हो रहा है। जो इंडी गठबंधन आज जेपीसी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है, उसी ने पहले वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी भेजने की मांग उठाई। विपक्ष की इस मांग को सरकार ने माना, वक्फ संशोधन बिल के विरोध को देखते हुए जेपीसी में भेजा। इंडी गठबंधन को उम्मीद थी कि जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल को भेजकर मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। लेकिन आप देखिए कि जेपीसी में 16-11 के बहुमत से वक्फ बिल में संशोधन पास हुए। सरकार के सभी 14 संशोधन स्वीकार हुए, विपक्ष के 44 संशोधन गिर गए। ऐसे में इंडी गठबंधन को वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट में मोदी सरकार की जीत नजर आ रही। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि अगर जेपीसी रिपोर्ट को संसद में मंजूर कर लिया गया तो वक्फ संशोधन बिल के पास होने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर जिन मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, उनको जाके क्या मुंह दिखाएंगे? वो पूछेंगे कि भाई तुमने रोका कैसे नहीं, तो हंगामा तो करना पड़ेगा। इसलिए इंडी गठबंधन ने वक्फ संशोधन बिल पर आई जेपीसी रिपोर्ट को खारिज करने में पूरा जोर लगा दिया, जिस पर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। जेपीसी की रिपोर्ट पर विपक्ष के वॉकआउट पर सवाल उठाए। एक बार जेपी नड्डा को भी सुनिए, फिर इस बिल में क्या बदलाव हुआ है वो बताता हूं। तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। जेपीसी में वक्फ बिल पर जो संशोधन स्वीकार हुए, उसके बाद वक्फ बिल में कई चेंजेस आएंगे। जैसे कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताता हूं। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के सेक्शन 40 के मुताबिक रीजन टू बिलीव में अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। लेकिन नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। तो अगर इतने सबूत हैं कि यह वक्फ की संपत्ति है, तो इन कोर्ट में जाने में दिक्कत क्या है बॉस? पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, उसे चुनौती तक नहीं दे सकते थे। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस देश में आप और हम किसी जमीन पर दावा ठोकते हैं तो केस पे केस लड़ना पड़ता है, कोर्ट से कोर्ट जाना पड़ता है। वक्फ का था कि ट्रिब्यूनल ने कह दिया तो कोई उस पर अब सुनवाई नहीं होगी, हो गया फैसला, इसको बदला गया। पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ संपत्ति हो जाती है। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक जब तक कोई वक्फ को जमीन दान नहीं करता तब तक वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री होगी।
और आप सोचिए ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों को विपक्ष रोकना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर हुए हंगामे के बीच आज लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल भी आ गया और इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया, जो 60 साल पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करेगा। नया इनकम टैक्स बिल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने वाला है। इसके आने से टैक्स पेयर्स को आसानी हो। 1961 के टैक्स कानून में कुल 5 लाख शब्द थे। नए बिल में शब्दों को घटाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। यानी नए बिल में सारे कानून और नियम टू द पॉइंट तरीके से बताए गए हैं, ताकि आम लोगों को नियम कानून समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद न लेनी पड़े, वो खुद पढ़कर समझ सके। नए बिल में कठिन शब्दों को सरल शब्दों से रिप्लेस किया गया है। उदाहरण के तौर पर पुराने कानून में कई जगह नॉट विथ स्टैंडिंग जैसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता था, जिसे अब इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जैसे प्रचलित शब्दों से बदल दिया गया है। मौजूदा कानून में धाराओं की संख्या 819 थी। नए बिल में सिर्फ 536 धाराएं, यानी नए बिल से मौजूदा कानून की गैर जरूरी धाराओं को खत्म कर दिया गया, जिनका अब कोई काम भी नहीं था। पुराने इनकम टैक्स कानून में कुल 880 पन्ने थे। नए बिल में 622 पन्ने हैं। नए बिल में ज्यादातर सब सेक्शन खत्म कर दिए गए। नए टैक्स बिल में सैलरी और भत्तों से जुड़े सभी नियम एक साथ रखे गए हैं, ताकि टैक्स पेयर्स को इसे समझने में आसानी हो। नए बिल में टीडीएस से जुड़े प्रावधानों को आसान टेबल फॉर्मेट में बताया गया है और इन प्रावधानों को आसानी से समझने लायक बनाने के लिए उदाहरण भी दिए गए। यानी नए टैक्स बिल का मेन मकसद इनकम टैक्स कानून की भाषा को सरल और आसान बनाना है, ताकि आम टैक्स पेयर्स को इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। लोग इनकम टैक्स की धाराओं में फंस के न रह जाएं, बल्कि अपना पूरा ध्यान बिजनेस बढ़ाने पर लगाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, उसमें मदद मिले। नए बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। यानी संसद में एक हंगामा आज जो हुआ, 2 हंगामे हुए, उसके बारे में आपको बताया। पाठशाला में बगली क्लास। शादी में ऐसा कौन सा बिन बुलाया मेहमान आ गया कि दूल्हा दुल्हन सब भाग खड़े हो गए? वो मेहमान जिसे बेहोश करने के बाद शादी पूरी हो पाई। जरा ये इंटरेस्टिंग खबर का चैप्टर देखिए। हमारे देश में शादी में बिना बुलाए मेहमानों के पहुंच जाने की परंपरा उतनी पुरानी है जितना शादी की परंपरा। इसलिए शादियों में बिन बुलाए मेहमान तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन लखनऊ की एक शादी में ऐसा बिन बुलाया मेहमान पहुंच गया कि लोग जो है वो बिन बुलाए मेहमान को देखकर घबरा गए, वो जान बचाकर भागने लगे। ये बिन बुलाया मेहमान था एक तेंदुआ, जो शादी में घुस गया। भाई, शादी हॉल में घुस गया तेंदुआ। बिन बुलाए मेहमान को आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो मैरिज होम की बैल्कनी में घूम रहा है। अब मुझे पता नहीं वहां खाने में नॉनवेज बना था या नहीं बना था, लेकिन हो सकता है खाने का शौकीन रहा हो तेंदुआ, वही सूंघ के घुस गया मैरिज हॉल में कि मैं भी आज खाऊंगा। या किसी ने पूछा हो तुम किस तरफ से हो, तो बोला होगा कि मैं जो है वो साइंस की तरफ से हूं। पहले तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि शादी में तेंदुआ कैसे आ सकता है, लेकिन जब तेंदुआ दंदनाता हुआ मैरिज हॉल में दौड़ने लगा तो बाराती घराती सब छोड़ चल लिए। दूल्हा दुल्हन सब भाग गए। भाई बोले ये तो पहले ही कांड हो जाएगा, इसके ये आ गया सेल्फी खिंचवाने साथ में, तो कौन बचेगा? क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उन्होंने सोचा होगा कि पहले तो तेंदुए से जान बचाओ। जान है तो जहान है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, अभी तो यहां से भागने में भलाई। इसलिए तेंदुआ दिखा तो सारा मैरिज होम खाली हो गया, अंदर सिर्फ तेंदुआ रह गया। अब तेंदुआ परेशान कि सब मुझे छोड़ के चले कहां गए। अब जब तेंदुए को देखकर बाराती घराती सब जान बचाकर भागे, तो हुआ यह कि इस तेंदुए को पकड़ेगा कौन? पुलिस को फोन किया गया। रात करीब 11 बजे पुलिस अपने साथ वन विभाग की टीम लेकर पहुंची, जो पूरी तैयारी के साथ तेंदुए को पकड़ने आई थी। अमूमन रात में डीजे वगैरह बजता है और पुलिस आती है तो लोग घबरा जाते हैं। ये पहली शादी होगी जहां पुलिस आई तो लोग खुश हो गए। तेंदुआ भी मानो खुद को पुष्पा समझ रहा था, जैसे सोचकर बैठा हो कि कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। इससे पहले कि पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ती, तेंदुए ने कैसे उन पर हमला कर दिया, इसका एक वीडियो देखिए, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा देखिए वीडियो। ठीक 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 आइए फायर करिए। गोली लग गई। ये खड़ा फायर करिए। यानी पिछली जन्म में पता नहीं इसने शादी देखी हो ना देखी हो, या शादी के वक्त ही इसके साथ कुछ हुआ। भाई, इस तेंदुए को शादी का देखने का बड़ा शौक था, वो जाने को तैयार नहीं। खैर ये तो लाइटर नोट पे बात कर रहा हूं, लेकिन वन विभाग की टीम पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। एक पुलिस वाले को तेंदुए ने घायल भी कर दिया।
5 घंटे तक वन विभाग की टीम और तेंदुए के बीच एनकाउंटर चलता रहा। उसके बाद रात को करीब 2 बजे तेंदुए पर काबू पाया गया। उसे पहले ट्रैंकुलाइज करके बेहोश किया गया और फिर जाल में डालकर ले जाया गया। तेंदुए के आतंक के उन 8 घंटों की पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं, जिसे ना तो दूल्हा दुल्हन जिंदगी भर भूलेंगे, ना वहां मौजूद कोई बाराती घराती भूलेगा। ऐसी शादी और ऐसा मेहमान आपने नहीं देखा होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर एक और बड़ी खबर बताता हूं। लोकेशन MM मैरिज लॉन, बुद्धेश्वर रिंग रोड, लखनऊ। टाइम रात के 9 बजे। मैरिज हॉल में अफरा तफरी है, चारों ओर चीख पुकार मची है। दूल्हा दुल्हन के साथ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। घराती हो या बाराती, शादी में आए हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। डर के चलते जिसको जहां जगह मिली वो वहीं छिप गया। लोग अपनी प्लेटें छोड़कर भाग गए। हलवाई कैटरिंग वाले मौके से 9-11 हो गए। वजह है इस मैरिज हॉल में घुसा एक तेंदुआ। यही वो तेंदुआ है जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की पूरी टीम ट्रैंकुलाइज गन के साथ पूरे एक्शन में। ड्रोन कैमरे में तेंदुए की लोकेशन कैप्चर होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम एक्शन में आ जाती है। तेंदुआ को पकड़ने के लिए टीम सीढ़ियों पर चढ़ती है और तभी उनका तेंदुए से हो जाता है आमना सामना। नहीं है फायर करिए, गोली लग गई। ये खड़ा फायर करिए। तेंदुए ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक स्टाफ को अटैक कर दिया। जबरन राइफल को अपने जबड़े में ले लिया। इस जंगली जानवर को काबू करने के लिए गोली भी चलाई गई, लेकिन उसे लगी नहीं। कई राउंड ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार वो बच जाता था। फायर करिए, गोली लग गई। ये खड़ा फायर करिए। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुआ ट्रैंकुलाइज गन के टारगेट पर आ गया और उसे बेहोश कर रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर तेंदुआ जो है वो दिखाई दिया। उसके बाद से वन विभाग को सूचित किया गया। पुलिस की टीम यहाँ पहुंची। करीब 10 बजे पुलिस और वन विभाग की टीम यहाँ पहुंच गई थी। तेंदुआ उस वक्त यहाँ पर जो है वो दिखाई दिया। इन्हीं सीढ़ियों पर तेंदुआ जो है वो दिखाई दिया था। दरअसल जब ड्रोन से पूरे इलाके की मैपिंग की गई तो पता चला कि तेंदुआ जो है वो शोर सुनकर छत पर चला गया था। लिहाजा पुलिस की टीम यहाँ पहुंची। यहाँ देखिए आपको निशान दिखाई देंगे। ये तेंदुए के जो है पंजे के निशान है। यहाँ पे उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। ये कांच के जो है वो चीजें पड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। ये जो खिड़की आपको दिखाई दे रहा है, छत से चढ़कर वन विभाग की और टीम वहां से आई और यहाँ इस खिड़की से तेंदुए को यहाँ पे ट्रैंकुलाइज किया गया। तो यहाँ से तेंदुआ जो है रात करीब 12-12:30 बजे पकड़ा गया। रात 9 बजे तेंदुआ यहाँ पे आया था और रात 12:30 तक जो है यहाँ पर दहशत मौजूद रही। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए गोलियों के निशान भी हैं। फायरिंग करना पड़ा पुलिस को तेंदुए पे बचने के लिए, क्योंकि तेंदुए ने एक पुलिस वाले पर हमला किया था। दरोगा की पिस्टल जो है वो गिर गई थी। ये गोली के निशान है। ये पूरा गोली जो है आर पार हो चुका है, इधर से लगा है और इस पार से निकल गया है। तो ये जो पूरा शादी का माहौल था, वहां पे एक तेंदुए के आने की वजह से दहशत फैल गई। ये तो यानी तेंदुआ बेहोश हुआ तब जाकर शादी पूरी हो पाई। आखिरकार शादी हो गई, लेकिन ऐसी शादी रही कि भाई जिनकी शादी थी वो तो याद रखेंगे ही, जो आए थे वो भी याद रखेंगे कि भाई साहब कोई तो मेहमान आया था। पाठशाला में अगली क्लास। आरएसएस ने 150 करोड़ का दफ्तर बनाया। इतना पैसा कहां से आया? सच सुनकर हैरान रह जाएंगे। आरएसएस के हेडक्वार्टर को शीश महल बताने वालों की ऐसी क्लास लगेगी कि झूठ फैलाना भूल जाएंगे। अब इसका चल आज पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नए दफ्तर केशव कुंज की बड़ी चर्चा हो रही है।
दिल्ली के झंडेवालान इलाके में बनी आरएसएस की इस नई इमारत की तस्वीरों को देखकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले लोगों के बैठने के लिए कोई तो अच्छी जगह तैयार हुई आखिरकार। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के कुछ लोग इस इमारत को देखकर इतने जल भुन रहे हैं कि इसे शीश महल का नाम देकर कोस रहे हैं, जबकि यह इमारत पूरी तरह स्वयं सेवकों और आम लोगों ने जो पैसा दान किया उससे तैयार हुई। इसमें किसी तरह के टैक्स पेयर या सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस इमारत के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता पिछले कई सालों से देश भर में घूम घूम कर दान इकट्ठा कर रहे थे। अब जाकर 8 साल के बाद यह भव्य इमारत तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस के नेता इस इमारत को शीश महल का नाम देकर इसे बदनाम करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस की ही क्लास लगा रहे हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आरएसएस के नए दफ्तर की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, फिर इसके फैक्ट्स बताता हूं। दिल्ली में आरएसएस के नए दफ्तर को शीश महल का नाम देकर कांग्रेस ने एक नई मुसीबत मोल ली। आगे बढ़ने से पहले आपको इस इमारत के बारे में बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिल्ली के झंडेवालान में तैयार आरएसएस के नए दफ्तर को पुराने दफ्तर को तोड़कर तैयार किया गया। यहां आरएसएस 1962 से काम कर रहा है। नए दफ्तर का काम 2018 में शुरू हुआ था, जो 8 साल बाद पूरा हुआ है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह दफ्तर करीब 4.25 एकड़ के एरिया में फैला है। 12 मंजिला इस इमारत में 3 टावर बनाए गए हैं, जिनका नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखा गया। इसमें कुल मिलाकर 300 कमरे, ऑफिस और 3 ऑडिटोरियम है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के लिए एक लाइब्रेरी और कैंटीन भी बनाई गई है। आरएसएस के इस कार्यालय केशव कुंज को फिर से बनाने पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह खर्च हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले 75,000 से ज्यादा लोगों और स्वयं सेवकों से इकट्ठा किया गया था। यानी जो लोग कह रहे हैं कि यह शीश महल है, बहुत शीश महल टैक्स पेयर के पैसे से बना था। आरएसएस का दफ्तर स्वयं सेवकों के पैसे से बना है, उनकी मेहनत के पैसे से बना है, आपके हमारे टैक्स के पैसे से नहीं बना है बॉस। इसलिए शीश महल नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि 19 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबोले इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली इकाई के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस जैसे इतने बड़े संगठन के पास अपने 200-300 कार्यकर्ताओं से एक संवाद करने के लिए दिल्ली में कोई अपनी ढंग की जगह तक नहीं थी। इसके लिए कई बार खुले मैदान या किराए पर ऑडिटोरियम लेना पड़ता था, लेकिन अब इस इमारत में बने ऑडिटोरियम में 600 से ज्यादा लोगों को एक साथ बैठाकर कार्यक्रम हो सकता है। इस भव्य ऑडिटोरियम को विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के नाम पर बनाया गया है। इसके अलावा इसमें 2 और ऑडिटोरियम है, जिसमें 400 लोगों के बैठने की सुविधा है। इस इमारत में आरएसएस ने एक हेल्थ क्लिनिक भी तैयार करवाया है, ताकि आसपास के इलाके में रहने वाले गरीब तबके के लोगों का इलाज करवाया जा सके। इस इमारत की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि इसमें बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है, ताकि इमारत के पानी का फिर से इस्तेमाल किया जा सके और पानी की बर्बादी को कम किया जा सके। इस इमारत को मॉडर्न और पुराने परंपरागत दोनों ही तरीके का लुक दिया गया है। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस का स्वयंसेवक बनना बहुत निष्ठा, मेहनत और समर्पण का काम है। इसके लिए बहुत कष्ट और संघर्ष को झेलना पड़ता है। राष्ट्र निर्माण को लेकर आरएसएस के लोगों में एक अलग तरह की जिद और जुनून हावी रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस के शुरुआती स्वयंसेवकों को आज भी मोबाइल फोन नहीं दिया जाता, ताकि वो लोगों के घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकें। ये लोग अपने पैसे खर्च करके संगठन का काम करने के लिए ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां सड़कें नहीं है, कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ठहरने के लिए ये लोग किसी धर्मशाला और किसी परिचित के घर में शरण लेते हैं। इसके बाद जब कभी इन्हें संगठन के किसी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली जैसे शहर में बुलाया जाता है, तो यहां भी इनके ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। अब जब यहां एक इमारत बनाई गई तो कांग्रेस के नेता इसको शीश महल का नाम दे रहे हैं। जो लोग ये नहीं जानते कि पिछले 100 साल में आरएसएस ने किस तरह के कष्ट और संघर्ष को झेला है और तब जाकर इतना बड़ा संगठन बना है, उन्हें यह जानना चाहिए। 100 साल पहले आरएसएस ने किस तरह एक कमरे में अपना दफ्तर शुरू किया था और कई सालों तक खुले मैदान में मीटिंग करते रहे, आपको शायद पता नहीं। दरअसल 1921 में खिलाफत आंदोलन के दौरान
कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सोच से नाराज होकर डॉक्टर हेडगेवार ने एक नया संगठन बनाने की तैयारी शुरू की। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन हेडगेवार ने नागपुर में एक बैठक बुलाई। हेडगेवार के घर शुक्रवारी में 5 लोगों की बैठक हुई, जिसमें संघ को शुरू करने का ऐलान हुआ। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। शुरुआत में हफ्ते में 2 दिन बैठक और शाखा लगाई जाती थी। बाद में नियमित रूप से शाखा लगाने के लिए नागपुर के मोहिते का बाड़ा मैदान चुना गया। यहीं पर 18 मई 1926 से संघ की नियमित बैठक और शाखा की शुरुआत हुई। लेकिन हेडगेवार को जंगल सत्याग्रह में शामिल होने के बाद 9 महीने जेल में रहना पड़ा। इस दौरान मोहिते का बाड़ा के मालिक साहूकार गुलाब ने संघ की शाखा लगाने से मना कर दिया। इसके बाद भोसले संस्थान के हाथी खाना में संघ की बैठकें और शाखा लगने लगी। बाद में यह जगह भी छोड़नी पड़ी और महाराज भोसले के तुलसी बाग में संघ की शाखा लगने लगी। इसी बीच 1941 में साहूकार गुलाबराव कर्ज में फंस गए और 30 जून 1941 को माधवराव सदाशिव के नाम से पूरा मोहिते का बाड़ा ही खरीद लिया गया। इसके बाद आरएसएस के प्रचारक नागपुर से बाहर निकलकर दूसरे शहरों में पहुंचने लगे और अपनी सुविधा के हिसाब से कभी किसी परिचित के घर के आंगन में, कभी किसी की छत पर, कभी खुले मैदानों में बैठकें करने लगे। यह सिलसिला सालों चला। महाराष्ट्र से बाहर संघ की पहली शाखा 1930 में वाराणसी में लगी। स्वयंसेवक बनने के लिए बहुत कठिन नियमों की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। जैसे आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं यानी स्वयंसेवकों के लिए 3 तरह के ट्रेनिंग कैंप आयोजित करता है। ये कैंप 1 दिन से लेकर महीने भर तक के हो सकते हैं। ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने वाले स्वयंसेवक अपने साथ कपड़े, बर्तन और चटाई चादर लेकर आते हैं। एक शिविर के लिए हर स्वयंसेवक से 100 से 200 रुपए तक की फीस ली जाती है। संघ के ट्रेनिंग कैंप में मोबाइल ले जाना मना होता है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान स्वयंसेवक अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहते हैं। इसके बाद संघ का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग इलाकों में इन्हें भेजा जाता है। इस दौरान स्वयंसेवक को अपनी जेब से खर्चा करके जाना होता है। कई बार पैसा बचाने के लिए स्वयंसेवक पैदल यात्रा भी करते हैं। इसके अलावा अपने स्तर पर खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि स्वयंसेवकों को भूखे पेट काम करना पड़ा। इससे जुड़ा एक मशहूर किस्सा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। 1939 में आरएसएस से जुड़ने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी संघ के प्रचार में जुट गए। इस दौरान वाजपेयी की मुलाकात गोरखपुर में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक नानाजी देशमुख से हुई। उस समय वाजपेयी ने अपने पैरों में फटी चप्पल पहनी हुई थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि नई चप्पल खरीद सके, इसलिए नानाजी देशमुख ने उन्हें नई चप्पल खरीदने के लिए पैसे दिए। अगले दिन नानाजी ने देखा कि अटल जी की वही पुरानी चप्पल उन्होंने वही पहनी हुई है। जब इसका कारण पूछा तो अटल जी ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से भूखे थे, इसलिए उन पैसों से खाना खा लिया, चप्पल नहीं जुड़वा पाए। यह होता है एक स्वयंसेवक का जीवन। उस स्वयंसेवक ने उसमें से भी पैसा निकालकर इस दफ्तर के लिए दान दिया, तब जाकर यह दफ्तर इतने साल बाद बना है। इतने सालों से आरएसएस है। और जो लोग करोड़ों का दफ्तर बना के बैठे हैं वो कह रहे हैं कि यह शीश महल है। थोड़ी शर्म करो यार।